नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने साप्ताहिक करंट अफेयर्स को लेकर के। और ये मान के चलिए कि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आप इसको कहीं से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और करंट की जो पढ़ाई होती है वो रेगुलर होती है, उसको आपको डेली पढ़ना होता है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एक दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन में करंट तैयार हो जाएगा, तो उसमें तो समस्या है, वो ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए हम पहले क्लास से ही ये कहते आए हैं कि जो करंट है उस पर सतत प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करिए। और उसका तरीका यही है कि जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसको देखिए, मंथली जो मैगजीन है उसको कवर करिए, और ये हमारा जो वीडियो है इसको आप लोग देखिए, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए हम अपना जो है वो देखते हैं। देखिए पहले तो एक सूचना देख लीजिए कि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर आरओ का चूंकि बैच स्टार्ट हो गया है और समृद्धि भी कुछ इसके लिए करे, तो समृद्धि अपनी टेस्ट सीरीज चला रही है। और अभी जो है अ, हमारा जो है पहला जो बैच था वो फुल हो गया है, हमने दूसरा लॉन्च कर दिया। टेस्ट नंबर सीरीज नंबर जो ये है 4 है हमारा। और अभी इसकी फीस मात्र 799 रुपये है। तो इससे आप लोग जुड़िए, इसका लाभ लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से न केवल हम पीवाईक्यू को करवा रहे हैं, साथ ही साथ संभावित जो प्रश्न है वो करवा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, हिंदी का, करंट अफेयर्स का, मतलब एक तरीके से कंप्लीट पैकेज हम आपको यहाँ दे रहे हैं। और तैयारी में ये इतना लाभदायक होगा, क्योंकि होता क्या है कि जनरली बच्चे 2 4 6 क्वेश्चन से रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं कि उनका एक तरीके से रिवीजन नहीं होता, चीज़ें दोहराते नहीं है या कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो टेस्ट सीरीज एक अच्छा माध्यम होता है। और मैं क्लास में भी बच्चों से कहता हूँ कि देखिए जितने भी टेस्ट आप लगा लेंगे, टेस्ट पेपर चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो टेस्ट देने से आपकी जो कमियां होती वो तो निकल के आती ही आती हैं, साथ ही साथ जो है आपका रिवीजन भी होता रहता है। आप ऐसे बहुत से टॉपिक से रूबरू होते हैं कि जिन पे आपकी पकड़ बहुत कम होती है। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज से जुड़िए, और इससे निश्चित तौर पे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो अभी बहुत ज़्यादा क्लास नहीं निकली है, आप लोग इससे जुड़ जाइए। तो चलिए फिर आज के टॉपिक को देखते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 20 दिसंबर 2022 को राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ये कथन है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अति उच्च सामाजिक श्रेणी में पुडुचेरी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। उच्च सामाजिक प्रगति श्रेणी में जम्मू कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसमें बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट करके। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 और 3 सही है, उपयुक्त तो सभी सही है। सभी कमेंट करके जल्दी से बताएं, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, कमेंट करके बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। देखिए 20 दिसंबर 2022 को राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ये परिषद होगा, के सहयोग से जारी किया गया, न कि नीति आयोग। तो ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये नीति आयोग नहीं होगा। यहाँ जो दिया हुआ है, देखिए ये जो नीति आयोग है ये गलत है। बाकी इसमें अति उच्च सामाजिक श्रेणी में पुडुचेरी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, एकदम सही बात है। और उच्च सामाजिक प्रगति श्रेणी में जम्मू कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी जो है आपका सही है। तो ये 2 सही हो गया। और दूसरे क्वेश्चन को देखिए आप लोग। तो ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? सभी लोग कमेंट करके बताएं। जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस।
और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। सॉरी, देखिए इसमें जो है EFIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो जर्मनी ने जीता है। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। 13 से 29 जनवरी 2023 के मध्य EFIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो आयोजन है ये कहाँ किया गया, ये भारत में किया गया। भारत के किस राज्य में, उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में किया गया। फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित कर इस विश्व कप का खिताब जीता। मतलब फाइनल में जर्मनी और बेल्जियम दो टीमें आपस में फाइनल में खेली और इसमें कौन जीता, तो जर्मनी जीता। और बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछ लेता है कि उप विजेता कौन रहा, तो उप विजेता जो है वो बेल्जियम रहा। तो चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए, प्रश्न नंबर 3। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह बैठक 4 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य जोधपुर में हुआ। भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। आपको बताना है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कि दोनों सही है, कि कोई नहीं सही है। तो जल्दी से कमेंट करें। और आप सभी जानते हैं कि G20 जो इवेंट है वो अभी भारत में ही हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, वो एकदम सही है, क्योंकि यह बैठक 4 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य जोधपुर में नहीं हुआ था, ये हुआ था उदयपुर में। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और भारत के G20 के शेरपा जो है वो अमिताभ कांत हैं, एकदम सही है। तो इसलिए आपका 2 सही है, 1 गलत है। और यही आप व्याख्या है। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना प्रारंभ की है? जल्दी से कमेंट करें, बताएं कि किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना प्रारंभ की है। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। देखिए करंट है, जल्दी से आप लोग बताइए, ज्यादा समय सोचने का नहीं देंगे। ये आपका GS का सब्जेक्ट का वो नहीं है। तो इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है वो एकदम सही है। इसमें जो है केरल सरकार ने जो है वो कौन सी योजना लॉन्च की है, एक पंचायत एक खेल का मैदान। और इसका उद्देश्य क्या है कि खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खेल जो है वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू तो हेल्थ होता है। अगर कोई खेल कूद में रहता है तो उसका स्वास्थ्य सही होता है, और अगर स्वास्थ्य सही है तो आप समझ रहे हैं कि सब कुछ सही है। तो ये आप लोग देख लें। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। हाँ चलिए, ये तो व्याख्या ही है। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, NSE इंडिसेस लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। आप लोग सभी कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड, रिजर्व बैंक, NSE इंडिसेस लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है, कि भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NSE इंडिसेस लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अप्रैल 2023 में जारी लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। पहला स्टेटमेंट, इसमें सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि संयुक्त रूप से लीबिया एवं अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा
आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। एक दो सही है, दो तीन सही है, एक दो दोनों सही है, उपयुक्त सभी सही हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए सभी कमेंट करिए, सभी को कमेंट करते रहना है। प्रश्न नंबर हमारा 6 है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। देखिए यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं जारी किया गया है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि संयुक्त रूप से लीबिया एवं अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, ये एकदम सही है। और इसमें भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों सही है। और ये जो इंडेक्स जारी किया गया है, विश्व लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक, तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री जो हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तो आप सभी का सही होना चाहिए। बताइए कौन है? अनवर इब्राहिम, थरमन षणमुगरत्नम, सुब्रमण्यम वेंकटरमन, अनवर सादात। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, खूब चर्चित रहे। इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत की रैंक 85 है। कमेंट करके बताइए, एक सही है, दो सही है, तीन सही है कि सभी सही है? इसमें देखिए और बताइए। एक दो सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन सही है और एक तीन सही है। और बहुत ही ये सूचकांक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और देखिए इसमें मेरा थोड़ा सा डिटेल से बताने का उद्देश्य ये है कि हो सकता है कि केवल क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, या हो सकता है कि ये पूछ ले कि किसे भारत की मतलब उसमें रैंकिंग क्या है और कितने देशों में है। तो ये सारी चीजें हम इसलिए डिटेल से इसको बनाए हैं। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 8 नंबर को सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, बताइए 8 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है कि इसका एक दो और तीन तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई, मतलब 180 देश इसमें सम्मिलित रहे और डेनमार्क जो है वो शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में यदि भारत की रैंकिंग को देखा जाए तो भारत की रैंकिंग जो है 85 है। और थोड़ा सा इसमें व्याख्या भी आप लोग देख लें। अच्छा व्याख्या क्या देखना है, आपको डिटेल्स बता ही दिए। चलिए ये हमारे टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है और आप लोगों को यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए, पीछे तो मैंने बता ही दिया है, तो आप 7303307507 पे कांटेक्ट कर ले, यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगा और इसे जुड़िए, इससे आपका लाभ ही होगा। और जिनका तो 2 4 6 क्वेश्चन से जो रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल है ये, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। लाभदायक तो खैर सभी के लिए है। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखिए। इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कैक्टस। और देखिए इसमें जो है 2 3 फैक्ट और है, उसको भी आपको ध्यान देखना है। पहले तो इसको उत्तर दे लीजिए फिर बताते हैं। जल्दी से आप सभी बताएं 9 नंबर। और इसमें तो जिन लोगों ने ए बताया है वो सही है, ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन अजय का उद्देश्य, चूंकि आप सभी जानते हैं कि इजराइल से भारत के संबंध वर्तमान में बहुत ही अच्छे हैं, तो हमारे बहुत से इंजीनियर्स हैं, बहुत से उद्यमी हैं जो इजराइल में वर्क परमिट पे काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, हमारे बहुत से नागरिक हैं। तो उनको कुशल सुरक्षित वापसी के लिए हमने ये प्रयास किया है, न कि हम कोई सैन्य या वित्तीय सहायता इजराइल को दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं ऑपरेशन अजय के माध्यम से। और दूसरी चीज आपको इसमें 2 फैक्ट ये भी याद रखना है कि जो हमास द्वारा इजराइल पे कार्रवाई की गई वो उसका इन लोगों ने क्या नाम दिया था, और बदले में जो इजराइल ने हमास पे कार्रवाई की है उसका इन लोगों ने किस ऑपरेशन, मतलब कौन से ऑपरेशन के तहत किया था,
तो उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए जो इजराइल ने किया था वो तो ऑपरेशन सोडर्स था और उनका अल अक्सा फ्लड था, तो ये भी आप लोग एक जगह नोट करके रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा बजट का रुख करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 23-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.8, 5.9, 7.3, 6%। आप सभी लोग कमेंट करके इसको बताइए। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है 2023-24 में? सभी कमेंट करिए, सभी लोगों को बताना है। देखिए कमेंट करने से ये रहता है कि हम भी आपकी वास्तविक स्थिति को समझते रहेंगे कि हमारे जो है ऑडियंस जो है, हमारे स्टूडेंट्स जो वो हैं, वो कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं, इसी हिसाब से हम अपनी रणनीति भी बनाएंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा फिर। तो चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। हाँ ठीक है, इसका तो बी ही होगा। और इसमें थोड़ी सी इसकी व्याख्या आप लोग देख लें। और ये तो आप लोग देख ही लिया। जबकि राजस्व घाटा यदि पूछे तो 2.9% तथा प्राथमिक घाटा जो है वो 2.3% रहेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप लोग देख लें। अगस्त 2023 में पीएम मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश से कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी के लिए। और यूपी ऐसे प्रश्न को पूछने के लिए एक तरीके से प्रसिद्ध है, ऐसे ही पूछ लेता है। तो बताइए कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? 49, 53, 55, 57। सभी कमेंट करके बताइए, सभी को कमेंट करके बताना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, 55 होगा। कि अगस्त 2023 में पीएम मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश से कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? तो 55 रेलवे स्टेशनों का जो है वो पुनर्विकास किया जाएगा। दिसंबर 2022 में पेटा इंडिया द्वारा किसे वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? बताइए। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, डायना पेंटी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, अक्सर पूछ लेता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, डायना पेंटी में। और सभी को कमेंट करके बताना है। तो इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है। ये है सोनाक्षी सिन्हा मैम। इनको जो है पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। किस वर्ष के लिए चुना है? तो 2022 के लिए चुना है। और ये तो हो गया। चलिए अगला देखिए आप लोग। नाइजर के बाद वह अफ्रीकी देश जहां सैन्य शासन स्थापित हो गया? सोमालिया, कैमरून, माली, गैबान। बताइए नाइजर के बाद वह कौन सा ऐसा देश है जहां सैन्य शासन स्थापित हुआ है? सोमालिया, कैमरून, माली, गैबान। देखिए नाइजर नहीं है, नाइजर में तो प्रश्न में ही कहा जाएगा नाइजर के बाद जहां सैन्य शासन, मतलब एक तरीके से जो स्थिति बार बार पाकिस्तान की होती है, सैन्य तानाशाह आ जाते हैं, तो वो अल्प विकसित या पिछड़े हुए देशों में यही समस्या है कि वहां जो है एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित हो जाती है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है गैबान, वो एकदम सही है। और चलिए अगले प्रश्न को देखें। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। वहीदा रहमान, आशा पारेख, मुमताज, सायरा बानो। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। और इसमें भी ध्यान देना कि कौन सा था, तो 53वां था, क्योंकि हो सकता है कि यही पूछ ले कि वहीदा रहमान जी को कौन सा जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 51, 50, 51, 52, 53 ऐसे दे देगा, आपको कंफ्यूज करा देगा। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है कि 53वां है और
उत्तर तो मैंने बता ही दिया, वहीदा रहमान। तो चलिए, वहीदा रहमान, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखना है कि 53वां दादा साहब पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया, ठीक है, जबकि 52वां पुरस्कार आशा पारेख को मिला। 53 में वहीदा रहमान जी हैं और 52 में कौन है, आशा पारेख है। तो ये दो फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग क्या करता है कि एक वर्ष पीछे का भी पूछ लेता है। तो आप जब भी कोई फैक्ट पढ़िए, कोई भी सम्मेलन को पढ़िए, तो एक वर्ष पीछे आकर के भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार को पहली बार 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था। और पहली बार ही किसको दिया गया था, तो एक महिला अभिनेत्री को दिया गया था। वो कौन है, तो वो देविका रानी जी थी हैं। उसके बाद हुआ क्या कि 54 वर्षों के इतिहास में इस पुरस्कार को अभी तक सिर्फ 8 महिलाओं को दिया गया है। मतलब पुरुषों का वर्चस्व देखिए कि अभी तक 1969 से लेकर के 2023 तक जो 54 वर्ष का ड्यूरेशन रहा, इसमें केवल 8 महिलाओं को ही जो है वो इस पुरस्कार से नवाजा गया है। 2 तो लगातार मिला, 52-53, पहला तो मिला ही मिला था, बीच में केवल 5 बार मिला। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 की प्रदर्शनी आयोजित की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यूपी के बच्चों के लिए तो खास तौर से, क्योंकि ये बताइए आप लोग, पालम एयरबेस दिल्ली, हिंडन एयरबेस गाजियाबाद, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, ग्वालियर एयरबेस मध्य प्रदेश। अब आप लोगों को तो हिंट दे ही दिए, आज आप लोग का पर्चा ही लीक हो जा रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करें, इसमें हम 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, 15 हो गया, 5 और है। सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर हिंडन एयरबेस गाजियाबाद दिया है वो तो एकदम सही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण ये है कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, और एक और कोई मंत्री ले लीजिए, या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस चारों में से आपको बताइए कि इसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये जो प्रदर्शनी है भारत ड्रोन शक्ति 2023। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट ग्रेटर नोएडा में आयोजित मोटो जीपी 2023 के विजेता हैं। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, बुद्ध सर्किट जो है वो ग्रेटर नोएडा में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इससे पूछा जाए। मार्को बेजेकी, जॉर्ज मार्टिन, सेबेस्टियन वीटल, लुइस हैमिल्टन। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, किसके विजेता कौन है। बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट ग्रेटर नोएडा में आयोजित मोटो जीपी 2023। उत्तर तो आप लोगों को पता ही चल गया, मार्को बेजेकी, ठीक है। तो आप लोगों का एक होमवर्क है कि इसमें यह भी बताइए कि मार्को बेजेकी जो है वो किस देश से संबंधित है। देखिए बहुत जरूरी है कि ये भी पूछ सकता है कि वो किस देश से है और इसके उप विजेता कौन है। ये 2 चीजें आप लोगों के लिए होमवर्क है। और देखिए जैसे मैं इतना बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि 2 फैक्ट मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए मेरा उद्देश्य है कि आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, क्योंकि विश्वास मानिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे आपने अपने से परिश्रम कर लिया, तो वो टॉपिक, वो विषय आपको कभी नहीं भूलेगा, और वो आपका परीक्षा में सबसे ज्यादा वही सहायक रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग खुद से भी पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि कोचिंग क्लासेस की जितनी भी है सबकी एक सीमा है, कोई आपको 100% सफलता नहीं दिला सकता। तो इसीलिए कुछ यहाँ से आप लोग हेल्प लीजिए और कुछ अपने से भी एफर्ट लगाइए। तो ये 2 फैक्ट तो आप सभी लोगों को मुझे बताना है कि इसके उपविजेता कौन है और मार्को बेजेकी किस देश से हैं, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए। टाइम हायर एजुकेशन पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान है। बताइए, आप लोगों से तो परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आते ही रहे होंगे, जो पुराने बच्चे जो 1 बार 2 बार दिए हैं।
और नए बच्चों के लिए भी बता दें कि इस तरीके की जो रैंकिंग्स होती हैं उस पर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन यहाँ से रहते ही रहते हैं। तो टाइम हायर एजुकेशन पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में बताना है आपको हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बताइए आप सभी कमेंट करके, सभी कमेंट करके 17 नंबर बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, टाइम हायर एजुकेशन की बात हो रहा है, एक क्यूएस वाला भी आता है तो उसका जब आएगा तो हम करा देंगे। अभी आप टाइम हायर एजुकेशन को देखिए और इसका होगा ऑक्सफोर्ड जो है वो विश्वविद्यालय। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के तहत किसे स्मार्ट स्टेट अवार्ड का खिताब प्रदान किया गया? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए किसे जो है स्मार्ट स्टेट अवार्ड का खिताब प्रदान किया गया। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश। और हिंट हम दे दे रहे हैं कि यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। अब आप लोग बताइए कहाँ चुनाव होने वाले हैं, और इस तो मध्य प्रदेश है, एकदम सही है। जिसमें जिन लोगों ने मध्य प्रदेश बताया है वो एकदम सही है। देखिए कितना ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एक तरीके से जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो है वो बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिने जाते हैं। हालांकि ये सब भी अब जो है अपने इस टैग को हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें ग्रोथ भी दिख रहा है। फिर भी जैसे केरल, तमिलनाडु या गुजरात की अपेक्षा ये लोग बहुत पिछड़े हैं, लेकिन फिर भी स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के तहत इन्हें स्मार्ट स्टेट का अवार्ड मिल रहा है, तो ये इनकी प्रगति को दिखाता है। अब आप लोग यहाँ मत सोचिएगा कि मैं शिवराज जी का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एमपी के लोग जो भी हैं वो अपने बुद्धि विवेक से वोट करें। मेरा किसी भी पार्टी से कोई ना तो द्वेष है ना तो पक्ष है, मैं न्यूट्रल हूँ। हाँ मैं मतदान करता हूँ और जो मुझे कैंडिडेट अच्छा लगता है। आप लोग भी मतदान जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि मतदान जरूर करिए, क्योंकि आपका ये जो एक वोट है वो भारत का एक तरीके से भविष्य की दिशा तय करेगा, देश की दिशा तय करेगा, प्रदेश की दिशा तय करेगा। तो आप सभी मतदान करिए और जो भी कैंडिडेट आपको अच्छा लगे, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, मतलब जो भी चीजें हैं आप, और कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छा करते हैं, तो ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि जो आपको लगे कि कर्मठ है, ईमानदार है, अच्छे से काम कर रहा है, तो उस पर आप लोग वोट करें। ये आपका विवेकाधिकार है। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन ई वॉरलॉक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? सुनीता भटनागर, टेसी थॉमस, स्वाति नायक, विजया चंद्रन। जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है और चूंकि एक भारतीय को मिला है तो बहुत संभावना है यहां से प्रश्न पूछने के लिए। सुनीता भटनागर, टेसी थॉमस, स्वाति नायक, विजया चंद्रन। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। ये जो स्वाति नायक हैं इनको ये पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार मिला है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि थे। अब ये कब आयोजित हुआ था? 2 से 4 मार्च 2023 में आयोजित हुआ था। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, फूमियो किसदा जापान के राष्ट्रपति, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। आप लोग को बताना है कि जो रायसीना डायलॉग है वो उसके जो है मुख्य अतिथि कौन थे। सभी कमेंट करके बताएं। देखिए कमेंट करते रहिए और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इटली की ये प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, ये इसके मुख्य अतिथि रही हैं। अभी ये G20 में भी भारत आई थी और बहुत चर्चित रही। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है यहीं तक था। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, बने रहिए। हाँ ये इस बैच से तो आप लोग जुड़िए ही जुड़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है और परीक्षा भी अब कितना ही दिन रह गया, बहुत करीब है। तो अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको पहले तो ये देख लीजिए कि समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। इससे तो आप लोग इसलिए भी जुड़िए क्योंकि
यहाँ जो है आपको कुछ क्विज मिल जाएगा प्रीलिम्स को लेकर के। दूसरी चीज, मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ अपने उत्तर को लिख के भेज सकते हैं। तीसरी चीज, जो हम पढ़ा रहे हैं, हम समृद्धि टीम से कहेंगे कि इसका पीडीएफ भी वहां डाल दे, ताकि आप लोग वहां से पीडीएफ से भी रिवीजन करते रहिए। तो इस टेलीग्राम के इतने फायदे हैं। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही के द्वारा आगे बढ़ाना है। तो चलिए, ये हो गया। और लास्ट में एक और सूचना देख लीजिए आप लोग। यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट के टॉपिक को मैंने वो किया है, कंफर्म किया। तो इसको आप लोग, ये हमारे टॉपिक है, इसको आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।